हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय स्टूडेंट, कक्षा 9th विज्ञान में हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई जीवन की मौलिक इकाई नामक अध्याय पढ़ाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं सजीव, जितने भी सजीव होते हैं वो सब कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। उनका शरीर जो है, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और जीवन की मौलिक इकाई को भी कोशिका ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका ही कहा जाता है। तो आज हम इस अध्याय के द्वारा, अध्याय 5 जिसमें आप पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, इस अध्याय के द्वारा कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे। आज हम आपको कोशिका का कुछ इतिहास बताएंगे कि कोशिका का इतिहास किस प्रकार से रहा, किस तरह से कोशिका की खोज हुई, उसके बाद कोशिका की खोज के बाद इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से कोशिका अंगकों के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में, केंद्रक के बारे में और कोशिका सिद्धांत के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने किस तरह से इसको प्रतिपादित किया, समझाया, आप इस अध्याय के अंतर्गत इसे समझेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी सजीव होते हैं, सजीव जगत की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक सजीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। आप पिछली कक्षाओं में कोशिकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, कोशिका के बारे में जान चुके हैं। कक्षा 6, 7, 8 में अच्छे से आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक हुए। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क कोशिका को, एक कॉर्क, पतली कॉर्क जो कोशिका थी उस पर अपना प्रयोग किया एक अनघड़ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। एक अनघड़ यानी कि स्वनिर्मित, अनघड़ या स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था उसके माध्यम से कॉर्क कोशिकाओं को देखा। मैं बात करूं कॉर्क की तो ये एक वृक्ष होता है, उसकी जो छाल होती है उसे कॉर्क कहा जाता है। वृक्ष की छाल को, पौधे की जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जो छाल है उससे कॉर्क को प्राप्त किया। यानी कॉर्क एक पदार्थ है। कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। वृक्ष की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्क। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सन 1665 में, रॉबर्ट हुक ने, प्रिय विद्यार्थियों समझना, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिकाओं को अनघड़ या स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जिसे कहां से प्राप्त किया जाएगा? वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठक थे, छोटे छोटे प्रकोष्ठक थे, छोटे छोटे प्रकोष्ठक। इन प्रकोष्ठकों को जब उन्होंने देखा तो ये जो संरचना थी मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आई। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये संरचना रॉबर्ट हुक को नजर आई। उस समय कोई भी विद्वान इसके बारे में नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है,
लेकिन रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे जो प्रकोष्ठक थे, यानी मधुमक्खी के जो छत्ते में जो छोटे छोटे प्रकोष्ठक, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में जो छोटे छोटे प्रकोष्ठक आए थे, इन प्रकोष्ठकों को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल, जिसका लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है। सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी संरचना नजर आने लगी थी उन्हें, इनको उन्होंने क्या कहा? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और ये इस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। विज्ञान के इतिहास में उस समय ये बहुत छोटी घटना रही होगी, बहुत छोटी और अर्थहीन घटना रही होगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि विज्ञान के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग या रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया ये प्रयास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होने वाला है, इसे कोई नहीं जानता था। लेकिन रॉबर्ट हुक का यह प्रयोग या यह प्रयास आज भी का मतलब आज सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, और आज कोशिका को सभी जानते हैं कि ये क्या कहलाती हैं? कोशिका कहलाती है। अर्थात कोशिका क्या है? प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई है उसे हम क्या कह देते हैं? कोशिका कह देते हैं। कोशिका को कैसे देखा गया, कहाँ देखा गया, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसका जो इतिहास है वो रॉबर्ट हुक से स्टार्ट होता है। सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं उनको अपने स्वनिर्मित या अनघड़ जो सूक्ष्मदर्शी था, स्वनिर्मित या अनघड़ जो सूक्ष्मदर्शी था उसके माध्यम से देखा। मैंने अभी आपको बताया कॉर्क क्या होता है। कॉर्क एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। जिसे क्या करते हैं? एक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इनको उन्होंने जब इसमें देखा तो क्या नजर आया? एक छोटे छोटे प्रकोष्ठक नजर आए। उनकी संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते की जैसे। इन प्रकोष्ठकों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। इस प्रकार से यहां से स्टार्ट होती है आपके कोशिका की कहानी, यानी कोशिका का इतिहास यहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये जो कॉर्क कोशिकाएं थी, ये कॉर्क कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी? मृत कोशिकाएं। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं का अध्ययन किया, जिन कोशिकाओं को देखा, वे कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि वो वृक्ष की छाल होती है। कॉर्क कोशिकाएं जो होती हैं वो डेड सेल होती हैं। तो मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कौन सी कोशिकाओं को देखा? मृत कोशिकाओं को देखा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया। इसके बाद सन 1674 में, ये बात तो थी रॉबर्ट हुक की, तो बात थी 1665 में। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन कर लिया, लेकिन अब 1674 में एक वैज्ञानिक हुए थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने समुद्री जीवों में, या ये कहिएगा समुद्री जो जल है उससे, समुद्री जल से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने, उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा और जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। ये विकसित सूक्ष्मदर्शी था। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने केंद्रक के बारे में जानकारी बताई कि कोशिका में, देखिएगा कोशिका की ये इस तरह की एक संरचना होती है। कोशिका की ये संरचना होती है।
इस संरचना के अंदर ये बाह्य संरचना, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। आगे आएगा प्लाज्मा झिल्ली। और इसके बिल्कुल बीच में इस तरह की एक संरचना प्रकोष्ठकों में देखी गई थी। बिल्कुल बीच में इस तरह की संरचना थी। इस जो संरचना थी इसके बीच में बिंदुनुमा संरचना जो थी इसको केंद्रक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया? केंद्रक। इसके बारे में सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि कोशिका के बिल्कुल बीच में केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ यानी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में यहाँ ये जीव द्रव्य भरा होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। इस तरह की संरचना के बारे में बताया गया था। जेई पुरकिंजे जो थे उन्होंने 1838 में इसके बारे में बताया था। 1838 में इसके लिए बता दिया गया था कि इसमें जीव द्रव्य भरा होता है, यानी जीव द्रव्य पाया कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। ये 1839 में, सॉरी 1838 नहीं 39 है, ये 1839 में जीव द्रव्य के बारे में बताया। तो प्रिय बच्चों, स्टूडेंट्स, समझें आप। यहाँ मैं आपको बता रहा हूं कोशिका के इतिहास के बारे में। कोशिका का इतिहास क्या रहा, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको कोशिका नाम कैसे दिया गया। तो सबसे पहले 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने इन्हें देखा तो ये मृत सेल थी, यानी मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया गया था 1665 में। जो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से इनके बारे में पता लगाया, उसमें मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा जिसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं। इन प्रकोष्ठकों को सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। सेल किसका नाम है? सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कि छोटे छोटे प्रकोष्ठकों के रूप की जो संरचना होती है वो कहलाती है कोशिका। क्या कहलाती है? कोशिका। ये मृत सेल थी। कौन सी सेल थी? मृत सेल थी। लेकिन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक जो थे, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इसका जीवित कोशिका का अध्ययन किया। उन्होंने जो संरचना देखी वो जीवित कोशिका की संरचना देखी थी, जो समुद्री जल के द्वारा, यानी कि समुद्री जल में उन्होंने इसको देखा था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने बताया कि कोशिका के बिल्कुल मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के बारे में बताने वाले थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। फिर जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के केंद्रक के चारों ओर कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। इस जीव द्रव्य, इसको नाम जीव द्रव्य नाम दिया। ये 1839 की बात है। 1839 में क्या बताया जेई पुरकिंजे ने कि जीव द्रव्य होता है कोशिका में, केंद्र के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच जो संरचना होती है, जो द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य का नाम जीव द्रव्य नाम दिया। क्या नाम दे दिया? जीव द्रव्य नाम दे दिया। इसके बाद स्वीडन और स्वान 1838 और 39 में, स्वीडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। स्वीडन और स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या नाम दिया? क्या प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत का जब प्रतिपादन हुआ तो बताया कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाएं यानी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। ये स्वीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के माध्यम से सभी को बताया और बताया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और ये कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, अर्थात पुरानी कोशिकाएं या पूर्ववर्ती कोशिकाएं नष्ट होती जाएंगी और नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, उनका निर्माण होता जाता है। ये स्वीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बताया। कोशिका की संख्या के आधार पर यह कहिएगा कि जीवों के प्रकार कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव
ये वे जीव होते हैं जिनके एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम आदि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इनके शरीर में एक ही कोशिका के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। भोजन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जितने भी प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, वो सारे के सारे एक ही कोशिका के माध्यम से संपन्न होते हैं। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है वो अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रम के माध्यम से करता है। अमीबा की संरचना इस प्रकार से होती है, इस तरह की संरचना होती है। तो ये क्या करता है, जब कोई खाद्य कण इसके समीप आता है तो ये अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेता है और उसे चारों ओर से इस तरह से घेर लेता है और घेर कर इसे अंदर ले लेता है। यह प्रक्रम जो होता है एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये अन्य कार्य भी संपन्न करता है। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका से संपूर्ण जैव प्रक्रम संपन्न होते हैं, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, परिसंचरण है आदि जो प्रक्रम होते हैं वो संपन्न होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में, जैसे मानव है, जानवरों में बात करें हम, जानवरों की, कोई भी जंतु या जानवर, कोई भी, मानव की बात करें तो बहुकोशिकीय होंगे, ये बहुकोशिकीय जीव। इनके शरीर में सभी प्रक्रमों को पूरा करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे श्वसन के लिए फेफड़े, नासामार्ग फेफड़े तक की संरचना, जैसे रक्त परिसंचरण के लिए, रक्त का पंप करने के लिए क्या है, हार्ट है, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग तंत्र है। तो प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जहां एक विशेष कोशिका या अंग तंत्र होता है, यानी कि अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और ऐसी कोशिकाओं को बहुकोशिक, या ये कहिएगा ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनमें मानव इत्यादि आदि जो जीव हैं, जैसे जानवर है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मानव है, भैंस है, हमारे और भी जो जीव नजर आते हैं जिनके शरीर में गति के लिए अलग से अंग होता है, श्वसन के लिए अलग से अंग होते हैं, तो वो सब बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप हेडिंग डालें जीवन की मौलिक इकाई। यहां तक पहले आप थोड़ा लिखें, पॉइंट डालकर लिखें, थोड़ा लिखें। कोशिका का इतिहास, आप हेडिंग डालें कोशिका का इतिहास। कोशिका का इतिहास, आप जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका ही होती है, तो उसमें आप सबसे पहले लिखें कोशिका का इतिहास। इतिहास में सबसे पहले कोशिका का इतिहास लिखें। सन 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, सन 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट का अध्ययन किया या अवलोकन किया। कॉर्क की पतली काट का अध्ययन किया। कॉर्क की पतली काट का अध्ययन किया। अभी मैंने आपको बता दिया कि कॉर्क क्या होता है। पौधे की छाल होती है, एक पदार्थ होता है कॉर्क, जिसे पौधे की छाल यानी कि उसकी जो ऊपर का वक्कल होता है, जैसे हम साधारण बोलचाल में कह देते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। तो कॉर्क की पतली काट का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठक
प्रकोष्ठक दिखाई देते हैं। अध्ययन किया जिसमें उन्होंने देखा कि उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं। इन प्रकोष्ठकों की संरचना, छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं, इन प्रकोष्ठकों की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी या होती है। इन प्रकोष्ठकों की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। इन छोटे छोटे प्रकोष्ठकों की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होती है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। नीचे स्टार लगा के लिखो। कॉर्क एक पदार्थ है, कॉर्क एक पदार्थ है, कॉर्क के बारे में लिखवा रहा हूं। कॉर्क एक पदार्थ है जिसे पौधे की या वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नीचे स्टार लगा मैं इसी में, और स्टार लगाकर इस तरह से लिखें, पॉइंट डालकर। अब अगला पॉइंट जो इसमें होगा, रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को इन छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को क्या नाम दिया? सेल कहा। छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को सेल कहा। क्या कहा? सेल। जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, छोटा कमरा। छोटा कमरा। सुने, रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया बच्चों? सेल। अच्छा, सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। यानी छोटे छोटे कमरों, ये जो प्रकोष्ठक थे इनको क्या नाम दिया उसने? छोटे छोटे कमरे। सेल नाम दिया, जिसे बाद में क्या कहा? कोशिका नाम दे दिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। उतार लिया होगा आपने यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सन 1674 में कौन आ गया? अब ल्यूवेनहॉक। सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? उन्नत सूक्ष्मदर्शी से क्या? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। ध्यान देने की बात है,
पुनः ध्यान दें आप, सब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा वो कौन सी कोशिकाएं थी? मृत सेल, डेड सेल, मृत कोशिका, कॉर्क कोशिका, कॉर्क काट थी तो वो डेड सेल मानी जाती हैं, कॉर्क कोशिकाएं जो होती हैं। और इसलिए रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? मृत कोशिकाओं को देखा था 1674 में। 65 के बाद ल्यूवेनहॉक आए। ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने उन्नत जो सूक्ष्मदर्शी था उससे देखा, उनके द्वारा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं आपको, यहां 1665 में जो सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कैसा था? अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी था। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी कैसा था? जो स्वनिर्मित था, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, उन्होंने खुद ने बनाया था, वो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी था जिसके माध्यम से उन्होंने डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं को देखा था। लेकिन यहां कहां? 1674 में जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया। कोशिकाओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया? उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया। और उससे सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। ये जीवित कोशिकाएं जो थी ये स्वतंत्र रूप से, जो जल, तालाब का जल होता है, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जो जीवित कोशिकाएं थी उनको देखा था। आप इसमें लिख भी सकते हैं यहां, सूक्ष्मदर्शी से स्वतंत्र रूप से, यानी कि तालाब के जल में, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा या उनका अध्ययन किया। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं। सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्नत सूक्ष्मदर्शी से किसका अध्ययन किया? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अब आपको नेक्स्ट डे अगली कक्षा में बताया जाएगा। धन्यवाद।